CSS टेक्स्ट। तो पहली चीज़ कि टेक्स्ट को अगर आपने कलर करना है तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट वेज है, लाइक आप कलर के नेम के साथ या फिर हेक्स कोड या RGB कलर आप या फिर HSL, उसमें भी आप इसको कलरफुल बना सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट कलर फॉर अ पेज इज़ डिफाइंड इन दी बॉडी सेलेक्टर, यानी कि आप चाहते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ कंटेंट जो है मेरा वो एक कलर में जाना है, तो बॉडी को कलर दे दीजिए। तो कलर सिर्फ टेक्स्ट को ही चेंज करता है, बैकग्राउंड को नहीं। तो आपका ऑटोमेटिकली कलर क्या हो जाएगा, ब्लू। बट मुझे लगता है कि मेरे पेज में अगर कहीं किसी टॉपिक के बारे में बात हो रही तो उसका कलर ग्रीन होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेलेक्टेड पार्ट का कलर ग्रीन, बाकी जितना भी मैटर आप लिखेंगे वो ब्लू कलर से आएगा। इसी तरह से टेक्स्ट कलर एंड बैकग्राउंड कलर। सो इन दिस एग्जाम्पल वी डिफाइन बोथ द बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी एंड द कलर प्रॉपर्टी। बैकग्राउंड कलर सिर्फ आपके बेस के लिए होता है और कलर आपके फोरग्राउंड के ऊपर जो कंटेंट लिखा होता है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए। सो यहाँ पर हम बात करें कि बॉडी में जो भी टेक्स्ट है उसका कलर ब्लू होगा। हेडिंग है तो बैकग्राउंड कलर डिफरेंट होगा, टेक्स्ट का कलर डिफरेंट होगा। इसी तरह से अगर कोई डिव है तो उसका BG कलर डिफरेंट एंड टेक्स्ट कलर डिफरेंट, इस तरह से। बट जब भी बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट की बात आए तो आपको ये ध्यान रखना है कि कंट्रास्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने ब्लैक कलर के अंदर किसी डिफरेंट कलर से टेक्स्ट लिखा हुआ है, दिखेगा तो ज़रूर बट उतना अच्छे से क्लियरली विजिबल नहीं होगा जितना अच्छे से ब्लैक के ऊपर वाइट विजिबल होता है। सो कंट्रास्ट का हमें ध्यान रखना है। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि फोटोशॉप जो लोग सीख कर आए हैं वहाँ पर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है इन्वर्ट, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ऑनलाइन आते हैं और फोटोपी ओपन कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन एंड अप। यस, तो हमारा लास्ट क्लास का डेटा भी ऑटोमेटिकली आ गया यहाँ पर। चलिए तो एक शेप बना लेते हैं, एक न्यू लेयर, और डिफ़ॉल्ट करके हम उसमें कलर डाल देते हैं। BG कलर को मैं ऑफ कर रहा हूँ फिलहाल। अब आप यहाँ पर देखें, जैसे आप Ctrl+I प्रेस करते हैं तो कलर क्या हो जाता है, वाइट। अब फर्स्ट कीजिए कि भी आपने एक रेड कलर सॉरी डिफाइन किया और अपने एलिमेंट में फिल किया हुआ है। ट्रांसपेरेंट पिक्सल को लॉक करके कलर ड्रॉप की गई। तो रेड का जो अपोजिट कलर होता है वो सियान कलर होता है। आप Ctrl+I करके चेक कीजिए। तो जब भी आप बैकग्राउंड और फोरग्राउंड की बात करेंगे टेक्स्ट और बेस की, तो इस तरह से नहीं समझ में आ रहा तो फोटोशॉप में जाओ और Ctrl+I करके चेक कर लो, ठीक है। तो आपको पता लग जाए कि किसके ऊपर कौन सा कलर बढ़िया से क्लियरली विजिबल होने वाला है आपको। सो ये था आपका हाई कंट्रास्ट जिसकी मैंने आपको बात की थी। हाई कंट्रास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल विद विजन प्रॉब्लम्स, सो ऑलवेज इंश्योर दैट द कंट्रास्ट बिटवीन द टेक्स्ट कलर एंड द बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड इमेज इज गुड। और उस तरह के कलर्स को थोड़ा सा मैं अवॉइड करना चाहिए जो बेसिकली कलर ब्लाइंड पीपल्स को बड़ा कंफ्यूज करते हैं, है ना। तो जैसे कि होता है ना ऑरेंज कलर, वो बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कलर ब्लाइंड पीपल को, उन्हें रेड ही दिखाई देता है। तो मेजॉरिटी में कभी भी कलर एक साथ नहीं लगाना चाहिए इस तरह से। चलिए बात करेंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट एंड डायरेक्शन। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट हमें पता है 4 तरह का होता है, लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई। तो अगर आपका मल्टी लाइन टेक्स्ट होगा तो जस्टिफाई की प्रॉपर्टी इफेक्टिव होगी, अदरवाइज ओनली लेफ्ट, सेंटर, राइट ही वर्क करेगा। टेक्स्ट अलाइन लास्ट, इसके मैंने आपको लास्ट क्लास में एग्जांपल्स बना के दिखाए थे बाकायदा यहाँ पर, जो कि आप ऊपर देख रहे हैं कि भाई लास्ट लाइन किधर अलाइन होगा। तो हम लोग उसी का रिकैप देख रहे हैं। तो ये पार्ट हम लोगों ने देखा था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने टेक्स्ट अलाइनमेंट हेडिंग का अपना सेंटर लेफ्ट राइट में रखा हुआ है। लेफ्ट डिफ़ॉल्ट होता है, आप लिखें या ना लिखें। मल्टी लाइन अगर होगा तो आपका जस्टिफाई वर्क करेगा, और अगर आपका टेक्स्ट मल्टी लाइन है और आप लास्ट जो लाइन जो लेफ्ट से बाय डिफ़ॉल्ट जस्टिफाई होता है उसका अगर आप जस्टिफिकेशन चेंज करना चाहते हैं तो ये भी पॉसिबल है। जैसे कि राइट है, ये सेंटर है और ये जस्टिफाई फॉर। नेक्स्ट बात ये टेक्स्ट की डायरेक्शन की बात। तो ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर आप गल्फ़ कंट्री के लिए कोई वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें उर्दू अरेबिक लैंग्वेजेस का यूज़ है, तो वहाँ पर आपको इसका यूज़ करना है, ठीक है। तो ये आपका राइट से स्टार्ट होगा लेफ़्ट की तरफ, इस तरह से। तो इसका मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा देता हूँ। लाइट चली गई थी आई थिंक इसी टॉपिक पे जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो जैसे कि हम लोग आते हैं गेट बूटस्ट्रैप,
एग्जाम्पल्स पर हम लोग आएंगे। अब यहाँ पर हम एक इंडियन चेकआउट पेज देखते हैं और एक अदर कंट्री का चेकआउट पेज देखते हैं। तो देखो हमारे यहाँ पर चलता है कुछ इस तरह से कि भाई यहाँ पर बिलिंग एड्रेस और राइट हैंड साइड पर कार्ट। यही चीज़ देखो पूरा रिवर्स हो गई अरेबिक में, पूरा फॉर्म यहाँ से फिल हो रहा है और इधर आपका कार्ट का सिस्टम अवेलेबल है। अब यहाँ पर जो मैटर लिखा है, जैसे बिलो इज़ एन एग्जाम्पल, इस तरह से करके लिखा हुआ है चीज़ें, तो यहाँ पर जो आपका मैटर है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ के ओवर होता है। ठीक है, लाइन भी उल्टा चलेगी इस तरह से। तो ये आपका रहता है। तो देखो सब बदल गया ना। तो आपकी जितनी भी उर्दू अरबिक वाली जहाँ पर भी बात आएगी सब कुछ बदल जाएगा। हमारे यहाँ पर अगर बात की जाए रेडियो बटन तो लेफ्ट में होता है, इनके यहाँ पर राइट में मिलेगा वो चीज़। ठीक है, तो गूगल ट्रांसलेटर ऑटोमेटिकली इसको डिटेक्ट करेगा क्या लिखा है अरेबिक लैंग्वेज में। अगर हम लोग उसको इंग्लिश कर लेते हैं, ठीक है, तो ये आपको देखो इस तरह से आएगा मैटर, है ना। तो यहाँ पर लिखा है इट कंप्लीटिंग विदाउट फ्रॉम दी सबमिट, यहाँ पर इस तरह से। तो यहाँ पर वैलिडेशन कंडीशन दैट कैन बी ट्रिगर्ड बाय अटेम्प्टिंग टू सबमिट द फॉर्म विदाउट कंप्लीटिंग इट, और यहाँ से आपका ये लाइन यहाँ ओवर हो रहा है। तो ये आपका इंग्लिश है और ये आपका देख सकते हैं इस तरह से अरेबिक। तो ध्यान रखना कि भाई ज़रूरत कभी नहीं आएगी, ऐसा नहीं है, आती है। राइट टू लेफ़्ट भी कंट्री हैं जो बेसिकली वर्क करती हैं, हमारे यहाँ लेफ़्ट टू राइट चलता है। तो ये पार्ट हो गया। फिर बात करते हैं टेक्स्ट में डेकोरेशन। सो डेकोरेशन कहाँ पर हम लोग करते हैं, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट आप लोग जब भी कोई लिंक बनाते हो तो नीचे अंडरलाइन आती है, बट हो सकता है कि ज़रूरी नहीं कि लिंक के नीचे में लाइन लाना हो। कई बार हम लोग किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करके हाईलाइट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो अंडरलाइन करने के लिए क्या लिखते हैं, कौन सा एलिमेंट यूज़ करते हो? याद नहीं आ रहा? हाँ जी, तुम लोग बताओ, अंडरलाइन के लिए कौन सा एलिमेंट यूज़ करते हो? टैग नहीं पता। इंसर्ट बताया था ना, INS एलिमेंट जो कि अंडरलाइन क्रिएट करता है। चलिए ध्यान रखा करो इन चीज़ों का। सो ऐड अ डेकोरेशन लाइन टू टेक्स्ट। तो टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन आपको लिखना होगा। प्रॉपर्टी इज यूज टू ऐड अ डेकोरेशन लाइन टू टेक्स्ट। यू कैन कंबाइन मोर देन वन वैल्यू लाइक ओवरलाइन एंड अंडरलाइन टू डिस्प्ले लाइन्स बोथ ओवर एंड अंडर अ टेक्स्ट। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो लिखा टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, हमने बोला यहाँ पर सिर्फ ऊपर होगा, यहाँ हमने बोला लाइन थ्रू यानी कि डिलीटेड फॉर्म में दिखाई देगा, यहाँ अंडरलाइन फॉर्म में होगा, और यहाँ पर हमने ओवरलाइन और अंडरलाइन दोनों को डिफाइन किया हुआ है। तो ये देखिए ओवरलाइन, ये है लाइन थ्रू, ये है अंडरलाइन, और ये है अंडर एंड ओवर दोनों एक साथ। ध्यान से देखिए, पता चल रहा है। नेक्स्ट, सो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू अंडरलाइन टेक्स्ट दैट इज़ नॉट अ लिंक एज दिस ऑफन कन्फ्यूज द रीडर। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अंडरलाइन का जो कल्चर बनाया गया वो एक एंड यूज़र के लिए ये एक्सपीरियंस ध्यान में रख के बनाया गया कि उसको ये पता है कि ये एरिया जो होगा वो क्लिकेबल होगा। तो अननेसेसरी हर जगह आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आती है बात कि भाई अगर हमें अंडरलाइन का कलर चेंज करना हो या जो भी आपने लाइन बनाई है डेकोरेशन के अंदर, तो स्पेसिफाई अ कलर फॉर द डेकोरेशन लाइन। तो आप लिखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन कलर। तो लाइन के लिए लाइन, कलर के लिए कलर। सो जैसे रेड, ब्लू, ग्रीन। क्या हो गया यार अचानक से। नेक्स्ट, स्पेसिफाई अ स्टाइल फॉर द डेकोरेशन लाइन। तो जैसे पता है ना, सॉलिड, डॉटेड, डैश, ग्रूव जो होते हैं, आप अपनी अंडरलाइन की स्टाइल वगैरह भी बदल सकते हो। लेकिन ये कुछ नया स्टाइल आया, ये बॉर्डर में नहीं आता। तो ये आपका यहाँ पर वेव ही डिफाइन है, जिससे ये वेव्स क्रिएट हो रहा है। स्पेसिफाई द थिकनेस फॉर द डेकोरेशन लाइन। तो आप यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस का यूज़ करेंगे, तो आप यहाँ देख पाएंगे थिकनेस भी पॉसिबल है। अब हम बात करते हैं शॉर्ट हैंड में निपटाने की। तो आपको लिखना है ओनली टेक्स्ट डेकोरेशन, और ये सारी चीज़ें एक ही के अंदर आ जाएंगी। तो हमने क्या लिखा, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, ये हमने बोला अंडरलाइन और रेड, ये हमने बोला अंडरलाइन रेड और डबल, ये हमने बोला अंडरलाइन रेड डबल और विद थिकनेस, है ना। तो एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी काम कर रही है शॉर्ट हैंड के अंदर। तो ये क्या सिर्फ अंडरलाइन प्रोड्यूस करेगा, ये अंडरलाइन का रेड कलर लेके आएगा, ये अंडरलाइन का रेड कलर प्लस उसका स्टाइल क्या होगा, डबल।
ये अंडरलाइन रेड डबल प्लस उसकी थिकनेस कितनी होगी 5 पिक्सल। तो चारों चीज़ आ गई एक ही जगह पर। तो रिक्वायर्ड क्या है लाइन, बाकी जो तीनों चीज़ें वो क्या है ऑप्शनल। ये लिखो या मत लिखो काम करेगा। A small tip, all links in HTML are underlined by default. Sometimes you see that links are styled with no underline. तो वहाँ पर हमें लिखना होता है text decoration none is used to remove the underline from links like this. तो मैंने यहाँ पर बोला देखो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ ए टैग के नीचे अंडरलाइन है। हमने अपना एक पेज बनाया, हमने क्या बोला google.com को जब विजिटर विजिट करेगा उसके नीचे लाइन नहीं होगी, तो नहीं है ना यहाँ पर लाइन, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट होती है। तो इसमें क्या हुआ है, हमने ए एलिमेंट को पेज में ढूंढा, उसको क्या बोला डेकोरेशन नन, तो लाइन हट गई यहाँ से। अब लेकिन देखो लिंक वाला फील नहीं आ रहा इसको हटाने से। फिर आता है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या चीज़ है भाई, आपका कोई मैटर लिखा हुआ है जैसे ये, आपको उसको अपर केस लोअर केस कैपिटलाइज करना हो तो वो कर सकते हैं। The text transformation uppercase is used to specify uppercase and lowercase letters in a text. It can be used to turn everything into uppercase or lowercase or capitalize the first letter of each word. तो ओपन करेंगे एग्जांपल और आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखो पूरा लाइन कैपिटल हो गया, ये आपका सब स्मॉल हो गया और ये आपका कैपिटलाइज, यानी कि हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल मिलेगा इसमें। नेक्स्ट बात करेंगे टेक्स्ट में स्पेसिंग की। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन आते हैं हमारे पास, टेक्स्ट इंडेंट, लेटर स्पेसिंग, लाइन हाइट, वर्ड स्पेसिंग एंड वाइट स्पेस। तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे टेक्स्ट इंडेंटेशन। टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द इंडेंटेशन ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ अ टेक्स्ट। तो हमने पैराग्राफ बोला, टेक्स्ट इंडेंट कितना होगा 50। तो जब भी कभी पैराग्राफ हम लोग डिफाइन करते हैं तो हम लोग बिल्कुल लेफ्ट से चिपका के नहीं करते, एक थोड़ा सा 1 या आधा इंच का गैप छोड़ के लिखते हैं, यही होता है ना। इसी को हम लोग CSS बोलते हैं इंडेंट, ठीक है। बात करते हैं लेटर स्पेसिंग, यानी कि वर्ड अगर आपने कोई लिखा तो उसके बीच में जो लेटर होंगे उसके अंदर कितना गैप आपको रखना है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। दिस इज हेडिंग, दिस इज हेडिंग, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर +5 है। लाइन हाइट, अगर आपके पास मल्टी लाइन टेक्स्ट और आप चाहते हो कि लाइन के बीच में डिस्टेंस बढ़े तो वो आप ओरिजिनल साइज से बढ़ा भी सकते हो और नेगेटिव भी कर सकते हो। तो ये देखो ये आपका डिफ़ॉल्ट है, ये आपका 0.8 है, ये आपका 1+ हमने डिफाइन किया हुआ है। तो लाइन के बीच में स्पेसिंग भी एडजस्ट हो जाती है। फिर आता है वर्ड स्पेसिंग, लाइक दिस इज़ अ हेडर, तो दिस इज़ के बीच में मुझे स्पेस को इंक्रीज़ करना है। तो मैनुअली अगर आप डबल स्पेस डालोगे, लेकिन इसमें आपको डबल स्पेस डालने की ज़रूरत नहीं है। हमने लिखा वर्ड स्पेसिंग 10 या नेगेटिव, तो आप यहाँ देख सकते हो इसमें गैप बढ़ा, इसमें गैप कम हो गया, है ना, ये भी पॉसिबल है। फिर क्या था वाइट स्पेस। वाइट स्पेस प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज हाउ वाइट स्पेस इनसाइड एन एलिमेंट इज हैंडल्ड। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, वाइट स्पेस को नो रैप, यानी कि आपका मैटर जो होगा वो पेज के एज पर जाके रैप होकर नीचे नहीं आएगा, वो सीधे निकल जाएगा आगे, ठीक है। तो आप रैपिंग को बंद भी कर सकते हैं। फिर आता है टेक्स्ट के अंदर शैडो, कि अगर आपको शैडो अप्लाई करना है तो टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी एड्स शैडो टू टेक्स्ट। In its simplest use, you only specify the horizontal shadow 2 pixels and vertical shadow 2 pixels. तो हमने लिखा है कीवर्ड टेक्स्ट शैडो 2 पिक्सल 2 पिक्सल, और बाय डिफ़ॉल्ट आपको शैडो इस तरह से विजिबल हो जाएगा, डबल मैटर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, हम शैडो को एक कलर भी देना चाहते हैं। नेक्स्ट, ऐड अ कलर रेड टू द शैडो। तो हमने यहाँ पर लिखा रेड कलर, तो आप देख सकते हैं शैडो के नीचे आपका जो बना वो रेड कलर में डिस्प्ले हो रहा है। इसका तो हम कहते हैं शैडो इतना सॉलिड नहीं होता, हमेशा ब्लर फॉर्म में दिखाई देता है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, देन ऐड अ ब्लर इफेक्ट 5 पिक्सल टू दी शैडो। अब आप देखोगे जो शैडो बना वो इस तरह से स्मूथ बन के आया, है ना। फिर क्या है, मोर टेक्स्ट शैडो एग्जाम्पल्स। हमने बोला टेक्स्ट का कलर क्या, वाइट, और जो शैडो है उसका XY में 2-2 पिक्सल ऑफसेट करो, 4 पिक्सल का ब्लर लगाओ, ब्लैक कलर से शैडो बनाओ। तो देखो वाइट पेज के ऊपर वाइट टेक्स्ट लिखा है, लेकिन शैडो की वजह से 3D एलिवेट होकर दिखाई दे रहा है, है ना। नेक्स्ट, यहाँ पर मैं बोला टेक्स्ट शैडो विद रेड नियॉन ग्लो। तो यहाँ पर आप देखोगे इस तरह से चारों साइड में नियॉन ग्लो दिखाई दे रहा है हमें।
इस बार हमने क्या बोला 0 0। हम कहते हैं भाई एक्सिस पर मत निकालो, चारों तरफ से आउटर ग्लो निकालो। जैसे फोटोशॉप में जाते हैं ना, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके लेयर के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है ग्लो, जहाँ से आप लोग बेवल, एम्बॉस, ड्रॉप शैडो इस तरह की चीज़ अप्लाई करते हो। फिर क्या हमने डाला कि भाई हम रेड एंड ब्लू दो तरह के शैडो बनाना चाह रहे हैं, तो आप एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशन भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये देखिए, ये रेड हो गया, ये आपका ब्लू हो गया। तो पहले रेड दिखाई देगा, रेड के बाद में ब्लू की क्वांटिटी दिखाई देगी आपको इस तरह से। फिर हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, टेक्स्ट शैडो विद रेड ब्लू नियॉन ग्लो। तो इसमें आप यहाँ देखोगे ब्लैक, ब्लू और डार्क ब्लू तीनों एक साथ, और तीनों का शैडो अलग अलग लेवल पर हमने एक्सपेंड किया हुआ है। तो आप यहाँ देखोगे जैसे कि 2 पिक्सल, यहाँ पर 25 पिक्सल, यहाँ पर 5 पिक्सल्स, अलग अलग तरह से। तो शैडो भी पॉसिबल है, आप डाल सकते हैं अपने मैटर में। नेक्स्ट टॉपिक अपना CSS में fonts and family. So choosing the right font for your website is very important. Font selection की हम लोग बात करें तो choosing the right font has a huge impact on how the reader experience a website. The right font can create a strong identity for your brand. तो जैसे कुछ फॉन्ट्स इस तरह से हैं जो हमारे दिमाग में छप चुके हैं कि जब आप उनको देखते हो आपको एक बार में पता लग जाता है ये क्या है ना। जैसे कि HP, अगर वो टिल्ट फॉर्म में आपको लिखा दिखाई देता है लोअर केस में, H का जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है, P की लेंथ ज़्यादा है नीचे, तो आपको क्लियरली पता लग जाता है। जैसे गूगल के फॉन्ट में लिखा हो, जैसे हीरो के फॉन्ट में लिखा हो, तो आप समझ जाते हो ये हीरो ब्रांड को बिलोंग करता है फॉन्ट, है ना। जैसे इस तरह की कुछ एग्जांपल्स। So using a font that is easy to read is important. The font adds value to your text. It is also important to choose the correct color and text size for the font. तो बात करेंगे जेनरिक फॉन्ट फैमिलीज़ के बारे में। इन CSS देयर आर 5 जेनरिक फॉन्ट फैमिलीज़। पहला क्या होता है, सेरिफ, जो हम लोग ग्राफिक में भी पढ़ के आए हैं, सेरिफ एंड सेंस सेरिफ। जो नहीं पढ़े होते हमने वो जनरली होते हैं मोनोस्पेस, कर्सिव एंड फैंटेसी। पढ़ रखे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा है तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगी। तो ये हमारे पास टोटल 5 फॉन्ट फैमिलीज हो गए। अब सेरिफ की अगर बात की जाए तो फॉन्ट्स हैव अ स्मॉल स्ट्रोक एट द एजेस ऑफ ईच लेटर, दे क्रिएट अ सेंस ऑफ फॉर्मेलिटी एंड एलिगेंस। सेंस सेरिफ, फॉन्ट्स हैव क्लीन लाइन्स, नो स्मॉल स्ट्रोक अटैच्ड, दे क्रिएट अ मॉडर्न एंड मिनिमलिस्टिक लुक। मोनोस्पेस फॉन्ट, here all the letters have the same fixed width, they create a mechanical look। ठीक है। cursive fonts imitate human handwriting and fantasy fonts are decorative and playful fonts। so जैसे आप देखते हो आर्चीज़ के अंदर अगर हम लोग कोई कार्ड वगैरह लेते हैं तो उसके अंदर अगर कोई विश वगैरह है तो बड़ी कर्सिव राइटिंग के अंदर होती है आपकी, है ना। तो फैंटेसी फॉन्ट बोलते हैं हम लोग उस तरह की चीज़ों को। अब फैंटेसी फॉन्ट में अगर कोई एक गुड लक मैसेज काइंड ऑफ कुछ है तो उतना तो ठीक लगता है। आप पूरी वेबसाइट अगर आप उसमें बना दो तो पढ़ने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से कर्सिव फॉन्ट भी जो आपका होता है तो हर बंदे की हैंड राइटिंग अलग अलग होती है। अब जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल कि भाई आप अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हो, आपको एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के अगर देता है तो केमिस्ट ही समझ सकता है, आपको समझ में नहीं आता उसने क्या नाम लिख दिया, है ना। तो अब क्या हुआ है, धीरे धीरे प्रैक्टिसेस बदल रही हैं। अब आज के प्रिस्क्रिप्शन भी कंप्यूटर जनरेटेड आने लग गए, उसे प्रॉपर लिखा होगा कि भाई क्या मेडिसिन है, कितने टाइम आपने कंज्यूम करना है उसका, नहीं तो डॉक्टर का कुछ समझ ही नहीं आता, वो तो लाइन से खींचता चला जाता है ना। तो ज़रा डिफरेंस देखिए, ऑल द डिफरेंट फॉन्ट नेम्स बिलोंग टू वन ऑफ द जेनरिक फॉन्ट फैमिलीज। तो बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन सेरिफ एंड सेंस सेरिफ, क्योंकि यही फॉन्ट सबसे ज़्यादा यूज़ में आते हैं। देखो सेंस सेरिफ फॉन्ट जो होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं जिसमें कोई भी आपको स्टाइल या टेल नहीं मिलेगा। सेरिफ फॉन्ट जो होगा उसमें आपको इस तरह के कर्व्ड एंड में देखने के लिए मिलते हैं।
तो यानी कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, अगर ये स्टाइल पार्ट हटा दें तो ये सेरिफ है, सैंस सेरिफ है, और अगर ये रेड पार्ट को देखें तो ये सैंस सेरिफ है। तो किसी भी फॉन्ट को अगर आपने पहचानना है तो आपके लिए बड़ा आसान है। अब जैसे अगर आप यहाँ पर जूम करके देखो तो ये कौन सा फॉन्ट है, सेरिफ है कि सैंस सेरिफ है? सैंस सेरिफ। वेब डिज़ाइनिंग में सैंस सेरिफ सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ये ध्यान रखिएगा। सेरिफ प्रिंटिंग के लिए यूज़ ज़्यादा होता है। सो नोट, ऑन कंप्यूटर स्क्रीन sans serif fonts are considered easier to read than serif fonts। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो बॉडी का हमारा फॉन्ट होता है वो होता है टाइम्स न्यू रोमन। बट टाइम्स न्यू रोमन में अगर हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं तो उसमें उतनी क्लियरिटी नहीं होती जितना आपको sans serif में दिखाई देती है। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स आपके लिए बनाए हैं, जैसे कि ये है सेरिफ फैमिली में कुछ फॉन्ट। तो आप जूम करके देखें तो आप एक्सपीरियंस करेंगे इनमें टेल है सभी के अंदर, स्टाइल पार्ट। तो जैसे कि टाइम्स न्यू रोमन, जॉर्जिया, गैरामॉन्ट, ये क्या हुए हमारे सेरिफ। सैंस सेरिफ में आपको टेल नहीं दिखाई देगी, टेक्स्ट के अंदर क्लियरिटी बहुत अच्छी होगी। जैसे एरियल, वर्दना, हेलवेटिका। मोनोस्पेस फॉन्ट जैसे कोरियर न्यू, ल्यूसिडा कंसोल, मोनाको। कर्सिव, ब्रश स्क्रिप्ट M7, यहाँ पर ल्यूसिडा हैंड राइटिंग। फैंटेसी फॉन्ट जैसे कि कॉपर प्लेट, पेपरस, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं आपकी, ये आपके अलग अलग फॉन्ट फैमिलीज़ के कुछ एग्जांपल्स हमने देखे। सो CSS फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए तो इन CSS वी यूज द फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी टू स्पेसिफाई द फॉन्ट ऑफ अ टेक्स्ट। नोट करेंगे यहाँ पर, इफ द फॉन्ट नेम इज मोर देन वन वर्ड इट शुड बी इन कोटेशन मार्क्स लाइक, जैसे कि टाइम्स न्यू रोमन। तो ये क्या वन वर्ड से ज़्यादा है, 3 वर्ड है, तो ये इन्वर्टेड कोट में जाएगा। ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं भाई नहीं लिखते तब भी चलता है, चल जाता है, लेकिन ये सही नहीं है। ऐसे तो चल, तो पैराग्राफ को बंद मत करो वो भी चल जाता है, बट एथिकल नहीं है ना। तो द फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी शुड होल्ड सेवरल फॉन्ट्स नेम एज ए फॉलबैक सिस्टम टू एंश्योर मैक्सिमम compatibility between browsers and operating systems. Start with the font you want and end with a generic family to let the browser pick a similar font in the generic family if no other fonts are available. The font names should be separated with a comma. इस एग्जाम्पल के तौर पर specify some different fonts for 3 paragraphs। तो हमने क्या लिखा, टाइम्स न्यू रोमन जो कि मेरी फर्स्ट चॉइस है, तो उसको इन्वर्टेड कोट में डाला, कॉमा। अगर टाइम्स न्यू रोमन ना मिले तो टाइम्स का जो भी फॉन्ट हो वो अप्लाई हो जाए। अगर ये दोनों ना मिले तो सेरिफ में कोई भी फॉन्ट उसकी जगह ले, लेकिन सैंस सेरिफ ना हो। समझ गए? इसी तरह से हमने लिखा एरियल, अब ये देखो कोट में नहीं है क्योंकि वन वर्ड है। हेलवेटिका वन वर्ड है, दोनों सैंस सेरिफ फैमिली को बिलोंग करते हैं। हमने बोला अगर यूज़र के पास दोनों में से कोई भी फॉन्ट नहीं है तो सैंस सेरिफ फॉन्ट उसको रिप्लेस करेगा। ठीक है, कोई और। इसी तरह से थर्ड हमारे पास है ल्यूसिडा कंसोल, कोरियर न्यू, ये मोनोस्पेस फैमिली है। अगर इसको ध्यान से देखो तो दोनों वन वर्ड से ज़्यादा है तो इसलिए डबल कोट में है। और अगर ये दोनों यूज़र के पास नहीं तो मोनोस्पेस यूज़र के पास जो भी फॉन्ट हो वो उसकी जगह पर वर्क करेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट फॉन्ट के बाद जो भी आपका लिखा होगा वो फॉलबैक कहलाता है। यानी कि पहला वाला अगर काम ना करे तो दूसरा संभाले, दूसरा काम ना करे तो तीसरा संभालेगा उसको। क्लियर? तो यहाँ पर आप देखो 3 टेक्स्ट हमारे इस तरह से लिखे और उसमें अलग अलग फॉन्ट्स हमारे वर्क कर। आगे बढ़ते बात करते हैं CSS वेब सेफ फॉन्ट्स। Web safe fonts are fonts that are universally installed across all browsers and devices। यानी कि जब आप विंडो को इंस्टॉल करते हो तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट्स होते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसे फॉन्ट को चूज़ करना चाहिए एक वेबसाइट को बनाने के लिए जो हर एक यूज़र के पास मिल जाए। अब हो सकता है कि भी आपके क्लाइंट की कुछ एकदम यूनिक डिमांड है और वो फॉन्ट यूज़र के पास ना हो, तो उस सिनेरियो को कैसे डील करना है वो भी आपको सिखाया जाएगा इसके अंदर। तो चलिए, however there are no 100% completely web safe font। There is always a chance that a font is not found or is not installed properly। ऐसा हो सकता है। So this means that you should add a list of similar backup fonts in the font family property
If the first font doesn't work, the browser will try the next one and so on. तो हम लोग जैसे टाइम्स न्यू रोमन लिखा, नहीं मिला, टाइम्स चल जाए, नहीं मिला तो उसकी जगह कुछ और फॉन्ट का नाम लिखो, या फिर सीधा आपने बोल दिया सेंसरी फॉन्ट, कोई भी उसकी जगह ले ले। ठीक है, तो आप मल्टीपल फॉन्ट के नेम बता के फिर सेंसरी लिख सकते हो, या फिर 2 लिखा उसके बाद में नहीं मिला तो सीधे सेंसरी। तो here are 3 font types, Toma, Verdana and sans serif. The second and third fonts are backups in case the first one is not found. तो अगर ये नहीं मिलेगा तो वर्धना संभालेगा, अगर ये भी नहीं मिला तो sans serif जो भी कंप्यूटर में होगा वो आपका वहाँ पर वर्क कर जाएगा। तो फिलहाल हमारा वर्क कर रहा है। बात करें वेब से फॉन्ट्स फॉर HTML एंड CSS जो मोस्टली हर यूज़र के पास मिल जाते हैं, जैसे एरियल sans serif फैमिली है, वर्धना sans serif, थॉमा sans serif, ट्रिब्यूट MS sans serif। इसके बाद टाइम्स न्यू रोमन सेरिफ में आता है, जॉर्जिया सेरिफ, गैरामोंट सेरिफ, कोरियन न्यू मोनोस्पेस एंड ब्रश स्क्रिप्ट एम्प्टी इज कर्सिव फॉन्ट। सो बिफोर you publish your website, always check how your font appear in different browser and devices and always use fallback fonts। क्योंकि अगर आपने फॉन्ट को ऐसा लगाया जो सिर्फ कंप्यूटर में होता है, मोबाइल के लिए नहीं होता, तो आउटपुट आपका गड़बड़ हो जाएगा, वेबसाइट वैसा नहीं आएगा जैसा आपने बना रखा होगा। तो एरियल एक सेंसरी फॉन्ट है, ये हमें पता चल चुका है। सो एरियल इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉन्ट फॉर बोथ ऑनलाइन एंड प्रिंटेड मीडिया। एरियल इज़ ऑल्सो द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट इन गूगल डॉक्स, यानी कि जब हम लोग कोई गूगल के अंदर शीट वगैरह बनाते हैं, डॉक्स वगैरह क्रिएट करते हैं, तो डिफ़ॉल्ट जो आपका फॉन्ट रहता है वो आपका गूगल डॉक्स। मेट्रो लेट करा दी आज भी ऑफिस से, वेरी गुड। तो यहाँ पर फॉन्ट क्या डिफ़ॉल्ट? एरियल है ना। क्या नाम है? सचिन, नीचे मिलोगे फिर तो। ऐसा तो कोई प्लान नहीं है ना, सिर्फ अटेंडेंस लगाने का चल रहा हो, सिर्फ अटेंडेंस पूरी करने का चल रहा हो। तो अभी ऑफिस से आ रहे हो, तो फिर लेट कैसे हो गए? कितने बजे उठते हो सुबह? चलो मैं तो समझा सकता हूँ, बाकी चॉइस इज योर। तो यहाँ पर हमने समझा कि भाई एरियल फॉन्ट क्या है, गूगल का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है, पीछे बातें नहीं। सो एरियल इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट वेब फॉन्ट। बातें मत करो प्लीज़, मत करो बातें। एंड इट इज़ अवेलेबल ऑन ऑल मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सो हमने बॉडी में क्या लिखा? एरियल मिल जाता है, वेल एंड गुड। नहीं है तो कोई भी सेंसरी फॉन्ट वर्क करे उसकी जगह पर। ये देखिए एरियल का रिजल्ट है। इसी तरह से वर्धना आपका जो फॉन्ट होता है इज़ वेरी पॉपुलर फॉन्ट। वर्धना इज़ इजीली रीडेबल इवन फॉर स्मॉल फॉन्ट साइजेस, यानी कि अगर मोबाइल पर आएगा तो भी बहुत अच्छे से दिखाई देगा। इसमें स्पेसिंग भी बहुत बढ़िया होती है आपकी, काफ़ी क्लियर फॉन्ट है। टॉमा फॉन्ट की बात करें, ये लेस स्पेस के साथ आता है, थोड़ा कंजस्टेड सा दिखाई देगा आपको। ये भी आपका, तो ये जितना भी आप देख रहे हैं, हेडिंग, पैराग्राफ, नंबर्स, मैं तीनों एक साथ आपको दिखा रहा हूँ। इसी तरह से ट्रिब्यूट MS का सेंसरी फॉन्ट जब देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से आता है। तो इसमें ये आपका आउटपुट बना। इसी तरह से टाइम्स न्यू रोमन अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो ये टाइम्स न्यू रोमन का आउटपुट है। ठीक है, तो जब ये स्मॉल साइज़ में होता है तो ये आप मैटर को बहुत क्लियरली इसमें रीड नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम लोग अवॉइड करते हैं। हेडिंग वगैरह बना सकते हैं टाइम्स न्यू रोमन में। इसी तरह से जॉर्जिया फॉन्ट, जॉर्जिया इज़ एन एलिगेंट सेरिफ फॉन्ट। इट इज़ वेरी रीडेबल at different font sizes, so it is good candidate for mobile responsive design। so काफ़ी साइट्स हैं जो जॉर्जिया फॉन्ट से डिज़ाइन की जाती हैं। गैरामोंट सेरिफ इज़ अ क्लासिकल फॉन्ट यूज्ड फॉर मैनी प्रिंटेड बुक्स। इट हैज़ अ टाइमलेस लुक एंड लुक रीडेबिलिटी। सो आप यहाँ जाएंगे तो काफ़ी लाइट फॉर्म में आपको ये डिस्प्ले होता है फॉन्ट। कुरियर न्यू, जिसको हम लोग मोनोस्पेस में कंसिडर करते हैं। So Courier New is the most widely used monospace serif font. Courier New is often used with coding display and many email providers use it as their default font. So Courier New is also the standard font for movie screenplay। अब जैसा आप देखते हो जितना भी बिलिंग सेक्टर है गवर्नमेंट का,
जो आपके बिल प्रिंट होते हैं वो सारे के सारे कोरियन न्यू से ही होते हैं, ताकि यूज़र को बहुत क्लियरली सारी चीज़ें विजिबल हों उसके अंदर। तो ये कोरियन न्यू फॉन्ट है, इसमें स्पेसिंग आपको काफ़ी डिसेंट सी मिल जाती है। फिर आता है ब्रश स्क्रिप्ट, जिसमें कर्सिव मिलेगा आपको। द ब्रश स्क्रिप्ट एम्प्टी फॉन्ट वॉज डिज़ाइन टू मिमिक हैंड राइटिंग। कई बार अगर आपको हैंड राइटिंग जैसा फील देना है तो वहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ एलिगेंट एंड सोफिस्टिकेटेड बट कैन बी हार्ड टू रीड, यूज़ इट केयरफुली। तो हेडिंग बनाओ, टेक्स्ट नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं तो ये पढ़ ही नहीं पाएंगे, बड़ा तो फिर भी देख लोगे, लेकिन स्मॉलेस्ट के लिए दिक्कत होगी आपको। तो ये हमारा पार्ट क्लियर हो गया। अब देखते हैं फॉल बैक को। तो देखिए कॉमनली यूज्ड फॉन्ट फॉल बैक, जैसे कि सेरिफ, अगर सेरिफ कोई फॉन्ट है तो सेरिफ ही फॉल बैक होगा, अगर सैंस सेरिफ है तो सैंस सेरिफ लगाना है, मोनो स्पेस है तो मोनो स्पेस, कर्सिव है तो कर्सिव, फैंटेसी है तो फैंटेसी फॉन्ट। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं फॉन्ट फैमिली में सेरिफ के फॉल बैक हैं, ये सैंस सेरिफ के फॉल बैक हैं, यहाँ मोनो स्पेस के फॉल बैक हैं, यहाँ कर्सिव के हैं, यहाँ फैंटेसी हमें देखने के लिए मिलेंगे। तो जब आप इसको यूज़ करेंगे तो ये इस तरह से कुछ आपके फॉन्ट वर्क करते हैं। बात करेंगे यहाँ से फॉन्ट स्टाइल की। इफ so the font style property is mostly used to specify italic text. This property has three values: normal, italic and oblique. Normal, the text is shown normally; italic, the text is shown in italics; and oblique, the text is leaning. Oblique is very similar to italic but less supported. So अगर आप चाहते हो हर एक ब्राउज़र में बढ़िया से काम करे, ओल्डर एंड मॉडर्न, सो आपको इटैलिक के साथ जाना है, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखेंगे पी डॉट नॉर्मल, इटैलिक एंड ऑब्लिक, और अगर हम इसका आउटपुट देखें तो आपको नॉर्मल के कंपैरेटिवली इटैलिक और ऑब्लिक दोनों सेम ही दिखाई देंगे, कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। बात करते हैं फॉन्ट वेट, जो कि थिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आप इसको डिफाइन करके बोल्ड कर सकते हो। बात करते हैं फॉन्ट वेरिएंट, जिसमें आप देख पाएंगे कि भाई अगर हम लोग इसका यूज़ करते हैं तो ये प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करेगी वेदर और नॉट अ टेक्स्ट शुड बी डिस्प्लेड इन ए स्मॉल कैप्स फॉन्ट। इन ए स्मॉल कैप्स फॉन्ट ऑल लोअर केस लेटर्स आर कन्वर्टेड टू अपर केस लेटर, हाउएवर द कन्वर्टेड अपर केस लेटर अपीयर्स इन ए स्मॉलर फॉन्ट साइज देन द ओरिजिनल अपर केस लेटर। तो मान लीजिए कि हम लोग यहाँ से स्मॉल कैप मेंशन करते हैं, तो जैसे आप यहाँ देखेंगे ये हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है, ये हमारा स्मॉल कैप्स है। तो वाई यहाँ पर स्मॉल था ऊपर, तो वाई कैपिटल तो हो गया, लेकिन कंपैरेटिवली ओरिजिनल एम स्मॉलर साइज में आपको दिखाई देगा। इसी तरह से हेज एंड डिफरेंस की अगर आप देखोगे तो ये आपको अलग डिफरेंस पता चलेगा। रेयर रिक्वायरमेंट होती, बहुत ज़्यादा कहीं यूज में आने वाला चीज़ नहीं है। तो फॉन्ट स्टाइल के बाद नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं फॉन्ट साइज। तो फॉन्ट साइज को हैंडल करने के लिए आपने फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। द फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी सेट्स द साइज ऑफ द टेक्स्ट। बीइंग एबल टू मैनेज द टेक्स्ट साइज इज इंपॉर्टेंट इन वेब डिज़ाइन, हाउएवर यू शुड नॉट यूज फॉन्ट साइज एडजस्टमेंट टू मेक पैराग्राफ लुक लाइक हेडिंग और हेडिंग्स लुक लाइक पैराग्राफ्स। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप देखते हो हेडिंग जब लोग चलाते हैं तो वो बोल्ड और अलग साइज़ में आती है, और पैराग्राफ आपका डिफरेंट साइज़ में आता है। तो पैराग्राफ का डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है 16 पिक्सल, और हेडिंग आपकी उससे अब में काम करती है। So always use the proper HTML tags like H1 to H6 for headings and P for paragraphs. The font size value can be an absolute or relative size. Absolute और relative हम लोग पहले भी समझ चुके हैं, दोबारा समझते हैं। Absolute size में क्या होता है? Set the text to a specified size. Does not allow a user to change the text size in all browsers. Bad for accessibility reason. Absolute size is useful when the physical size of the output is known. Relative size, set the size relative
to surrounding elements, allow a user to change the text size in browsers. अब एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर अगर देखें इसको, ये हम अभी 100% पर है। अब अगर स्क्रीन छोटी होगी तो अगर टेक्स्ट इतना बड़ा लिखाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको ध्यान से देखिएगा, अपनी हेडिंग को जैसे आप छोटा करोगे हेडिंग छोटी हो रही है, जैसे आप पेज को बड़ा करो आपकी हेडिंग बड़ी होती जा रही है, इसके अंदर छोटा करने में छोटी हो रही है। तो ये किस में हुई, रिलेटिव साइज के अंदर। सो आगे बढ़ते हैं। इफ़ यू डू नॉट स्पेसिफाई अ फॉन्ट साइज, द डिफ़ॉल्ट साइज फॉर नॉर्मल टेक्स्ट लाइक पैराग्राफ इज 16 पिक्सल्स, मीन्स 1 EM या 1 REM। ठीक है, तो 1 EM इक्वल टू 16 पिक्सल्स होते हैं। तो सेट फॉन्ट साइज विद पिक्सल्स, सो सेटिंग द टेक्स्ट साइज विद पिक्सल्स गिव्स यू फुल कंट्रोल ओवर द टेक्स्ट साइज। जैसे मैंने यहाँ पर हेडिंग को बोला कि 40 पिक्सल हो जाएगा, H2 30 होगा, पैराग्राफ 14 पिक्सल्स का होगा, आप चेंज कर सकते हैं। टिप, इफ़ यू यूज़ पिक्सल्स यू कैन स्टिल यूज़ द जूम टूल टू रिसाइज द एंटायर पेज। जैसे आप जूम कर रहे हैं तो पिक्सल में देखो जूम भी हो सकता है आपका। नेक्स्ट, सेट फॉन्ट साइज विद EM to allow user to resize the text in the browser menu. Many developers use EM instead of pixels. So responsive वेबसाइट जितनी भी बनाई जाती है उसमें हम लोग पिक्सल्स को अवॉइड करके EM और REM का ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। So 1 EM is equal to the current font size. The default font size in browsers is 16 pixels, so that the default size of 1 EM is 16 pixels. The size can be calculated from pixels to EM using this formula, pixels divided by 16 equal to EM. So जैसे कि हम यहाँ पर बात करते हैं, फिर फॉन्ट साइज 2.5 EM का होगा, तो 16 टू आपका कितना हो गया, 32 हो गया, और आपका 0.5 मतलब 8 EM, तो टोटल कितना हो गया 32 प्लस 8 40। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, 40 पिक्सल डिवाइडेड बाय 16, तो आपका 2.5 EM आपको रिसीव हो गया इस तरह से। तो ये देखिए आपके साइजेस वर्क कर रहे हैं। So in the example above, the text size is EM in the same as the previous example in pixels. However, with the EM size, it is possible to adjust the font size in all browsers. Unfortunately, there is still a problem with older version of Internet Explorer. The text becomes larger than it should when made larger, and smaller than it should when made smaller. तो ओल्डर ब्राउज़र में ये प्रॉब्लम आता है कि आपका टेक्स्ट जैसा आपने सेट किया होगा वैसा नहीं आएगा। तो ओल्डर ब्राउज़र के लिए पिक्सल्स ही यूज़ होता है, और मॉडर्न के लिए हम लोग EM और REM का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यूज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ % एंड EM। द सोल्यूशन दैट वर्क्स इन ऑल ब्राउज़र्स इज़ टू सेट अ डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज इन % फॉर द बॉडी एलिमेंट। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर ओल्डर ब्राउज़र कोई है और आपने EM में मेंशन किया तो वो सही से काम करे, तो आप बॉडी को क्या बोलेंगे, फॉन्ट साइज़ 100%। अब आपका जो साइज़ आपने लिखा है वो वही रेंडर होगा जो आपने मेंशन कर रखा है। अब ये ना तो बड़ा होगा ना ही ये छोटा होगा, ठीक है, तो हमें नहीं पता चलेगा, ये ओल्डर ब्राउज़र वालों के लिए। सो आवर कोड नाउ वर्क्स ग्रेट, it shows the same text size in all browsers and allow all browsers to zoom or resize the text। बात करते हैं रिस्पॉन्सिव फॉन्ट साइज। इसके लिए हम लोग एक यूनिट यूज़ करते हैं VW, मतलब व्यूपोर्ट विड्थ। The text size can be set with a viewport unit, which means the viewport width. That way the text size will follow the size of the browser window. So हमने यहाँ पे लिखा 10 VW। अब आप यहाँ देखो टेक्स्ट काफ़ी लार्ज है, देखो कोई जूम का सिंबल नहीं आ रहा है, आप जूम आउट करिए, जूम इन करिए, ये ब्राउज़र के साथ चल रहा है। यानी कि बात हो रही है कि अगर ब्राउज़र को स्केल डाउन किया गया या स्केल अप किया गया उस पर चलेगा। कंट्रोल प्लस माइनस से इसकी सेव पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो व्यूपोर्ट इज द ब्राउजर विंडो साइज, 1 व्यूपोर्ट विड्थ इक्वल टू 1% ऑफ व्यूपोर्ट विड्थ। इफ द व्यूपोर्ट इज 50 सेंटीमीटर वाइड, 1 व्यूपोर्ट इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गए सारे फॉन्ट। अब हम बात करेंगे गूगल फॉन्ट्स की, क्योंकि फॉन्ट मार्केट में जो प्रोवाइड कराते हैं गूगल भी है और एडोबी भी है। तो गूगल के फॉन्ट अगर आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए एक डेडिकेटेड वेबसाइट आती है fonts.google.com।
और आप यहाँ से अपनी पसंद का कोई भी फॉन्ट फाइंड आउट करके अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हो। तो चलिए समझेंगे गूगल फॉन्ट को कैसे यूज़ करना है। सो इफ़ यू do not want to use any of the standard fonts in HTML, you can use Google Fonts। अब सीधी सी बात है, अगर कोई वेबसाइट लाइव है तो इंटरनेट चल रहा है, इंटरनेट चल रहा है तो मैं गूगल से भी फॉन्ट को डायरेक्ट लगा सकता हूँ अपनी वेबसाइट में। सो गूगल फॉन्ट्स आर फ्री टू यूज़ एंड हैव मोर देन 1000 फॉन्ट्स टू चूज़ फ्रॉम। मतलब कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की जरूरत है, सीधे लिंक लो लगा लो। सो हाउ टू यूज़ गूगल फॉन्ट्स? जस्ट ऐड अ स्पेशल स्टाइल शीट लिंक इन द हेड सेक्शन and then refer to the font in the CSS. So here we want to use a font named Sophia from Google Fonts। हमने यहाँ पर जाकर डिफाइन किया एक्सटर्नल स्टाइल शीट का लिंक, और यहाँ पर हमें बोला https://fonts.google.com/css?family इक्वल टू सोफिया। अब क्या हुआ, हमने बॉडी में लिखा फॉन्ट फैमिली इज सोफिया, मेरे कंप्यूटर में नहीं है बट ब्राउजर में सोफिया फॉन्ट वर्क कर रहा है। कोड में जाके देखो हमने यही तो लिखा हुआ है, और जब आप यहाँ क्लिक करोगे देखो गूगल पर सोफिया की CSS ओपन हो गई इस तरह से। नेक्स्ट, हेयर वी वांट टू यूज अ फॉन्ट नेम ट्रीरोंग फ्रॉम गूगल फॉन्ट्स। तो हमने यहाँ पर जाके फैमिली का नेम अगेन चेंज किया, तो अब आप यहाँ देखो ट्रीरोंग फॉन्ट आपका वर्क करेगा इसमें। नेक्स्ट, हेयर वी वांट टू यूज़ अ फॉन्ट नेम ऑडियो वॉइड फ्रॉम गूगल फॉन्ट्स। आप यहाँ देखेंगे आपका फॉन्ट अगेन डिफरेंट हो गया। तो ये हमें समझ में आ गया कि फॉन्ट का नेम बताओ और उसको यूज़ कर लो। अब व्हेन स्पेसिफाइंग अ फॉन्ट इन CSS ऑलवेज लिस्ट एट मिनिमम 1 फॉलबैक फॉन्ट टू अवॉइड अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। तब गूगल से लगा रहे हैं तो हमें क्यों लगाना पड़ रहा है? हो सकता है कि ड्यू टू एनी रीज़न गूगल का वो फॉन्ट पर्टिकुलर किसी ब्राउज़र के वर्जन में वर्क नहीं करता है, तो फॉलबैक संभाल लेगा ना उस चीज़ को। सो ऑल्सो हेयर यू शुड ऐड अ जेनरिक फॉन्ट फैमिली लाइक सेरिफ और सैंस सेरिफ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ऑडियो वर्ड आ जाए, वेल एंड गुड, नहीं आया तो अब हम लोग बात करते हैं कि भी मुझे एक से ज़्यादा फॉन्ट गूगल से अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करने हैं। तो हमने लिखा यूज़ मल्टीपल गूगल फॉन्ट्स, जस्ट सेपरेट दैट फॉन्ट नेम विद अ पाइप कैरेक्टर लाइक दिस। हमने लिखा ऑडियो वाइड भी चाहिए, सोफिया भी एंड ट्रीरोंग भी। तो आप यहाँ देखेंगे ये तीनों फॉन्ट हमने यहाँ पर यूज़ किए एक साथ और तीनों ही वर्क कर रहे हैं। सो रिक्वेस्टिंग मल्टीपल फॉन्ट्स में स्लो डाउन योर वेब पेजेस, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। ऐसा ना हो कि आपने फॉन्ट तो लगा दिए लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको झेलने पड़ेंगे फिर, यानी कि पेज आपका स्लो होगा। सो स्टाइलिंग गूगल फॉन्ट्स, हम गूगल फॉन्ट को स्टाइल करने की बात करें, लगाना तो हमने सीख लिया, जैसे कि उसका साइज़ वगैरह हमें चेंज करना हो तो क्या करेंगे? हमने लिखा फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, टेक्स्ट शैडो। क्या ये इफेक्टिव हो रहा है? यस। नेक्स्ट, इनेबलिंग फॉन्ट इफेक्ट। तो गूगल ने फॉन्ट के इफेक्ट भी बना के आपको दे रखे हैं ऑलरेडी। सो गूगल हैज़ also enabled different font effect that you can use. First, add effect equal to effect name to the Google API, then add a special class name to the element that is going to use the special effect. The class name always start with the font effect and end with the effect name. So हम सोफिया इफेक्ट में एक इफेक्ट ऐड कर रहे हैं फायर। हमने लिखा फैमिली इक्वल टू सोफिया एंड इफेक्ट इक्वल टू फायर। अब आप क्या देखते हो, है ना? अब नॉर्मली ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन गूगल फॉन्ट लगा रहे हो तो ये संभव है ना? आग लगी टेक्स्ट में। टू रिक्वेस्ट मल्टीपल फॉन्ट इफेक्ट, जस्ट सेपरेट द इफेक्ट नेम विद अ पाइप कैरेक्टर लाइक दिस, जैसे हम लोगों ने पहले यूज़ किया था। अब की बार हम ये कहते हैं कि भाई जो हम लोग अभी तक नियोन इफेक्ट खुद से टेक्स्ट शैडो डाल के बना रहे थे, हमने क्या बोला? फैमिली है सोफिया, इफेक्ट है नियोन, आउटलाइन, एम्बॉस और मल्टीपल शैडो भी चाहिए। ठीक है जी, हमने सबको अलग अलग कॉल करा है, फॉन्ट इफेक्ट नियोन, फॉन्ट इफेक्ट आउटलाइन, फॉन्ट इफेक्ट एम्बॉस, फॉन्ट इफेक्ट शैडो मल्टीपल। और ये लीजिए नियोन इफेक्ट भी आया, आउटलाइन भी आ गया, एम्बॉस भी आ गया, मल्टीपल शैडो इफेक्ट भी अवेलेबल है। तो ये हो गया इसकी बात। अब हम बात करेंगे फॉन्ट के पेयरिंग की कि किस फॉन्ट के साथ किसको मिलाया जाए। तो ग्रेट
फॉन्ट पेयरिंग आर एसेंशियल टू ग्रेट डिज़ाइन। फॉन्ट पेयरिंग के रूल्स क्या हैं कि जो भी आप फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। सो हेयर आर सम बेसिक रूल्स टू क्रिएट ग्रेट फॉन्ट पेयरिंग। फर्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट। It is always safe to find font pairing that complement one another. A great font combination should harmonize without being too similar or too different. So use super families. अब सुपर फैमिलीज क्या होती है, जैसे मान लो कि आपका रोबोटो एक फॉन्ट होता है तो उसकी बहुत बड़ी फैमिली है ना। एरियल है तो उसके अपने आप में एक फैमिली है, तो आप सेम फैमिली में प्ले करो। So a font superfamily is a set of fonts designed to work well together. So using different fonts within the same superfamilies is safe. For example, the Lucida superfamily contains the following font: Lucida Sans, Lucida Serif, Lucida Typewriter Sans, Lucida Typewriter Serif and Lucida Math. तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग बोलते हैं सुपर फैमिली। सो कंट्रास्ट इज किंग अगेन। टू fonts that are too similar will often conflict. So, however, contrast done the right way brings out the best in each font. Example, combining serif with sans serif is a well-known combination. So, जैसे कि मैंने आपको बोला कि जब आप कोई मल्टीलाइन टेक्स्ट लिखते हैं तो वहाँ पर sans serif, लेकिन जब मैं हेडिंग बनाता हूँ तो वहाँ पर serif, तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है आपका। सो एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देख लिया। Next, a strong superfamily includes both serif and sans serif variation of the same font, जैसे Lucida and Lucida Sans. फोर्थ नंबर पर हम देखेंगे चूज ओनली वन बॉस। ऐसा ना हो कि वेबसाइट के अंदर आप हेडिंग के लिए अलग अलग फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं, तो वो गलत हो जाएगा। सो वन फॉन्ट शुड बी द बॉस। दिस एस्टेब्लिश अ हायरार्की फॉर द फॉन्ट्स ऑन योर पेज। दिस कैन बी अचीव्ड बाय वेयरिंग द साइज, वेट एंड कलर। नो डाउट जॉर्जिया इज बॉस हेयर। हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, बॉडी का टेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा वर्धना, हेडिंग जो रहेंगे वो रहेंगे जॉर्जिया। और आप यहाँ देखो कितना बढ़िया फॉन्ट का कॉम्बिनेशन कंट्रास्ट में निकल के आ रहा है हमारे सामने, है ना। इस तरह की चीज़ें। इसी तरह से जॉर्जिया एंड वर्धना की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इसका एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। आप यहाँ जाएंगे, इसी तरह से हेलवेटिका एंड गैरामोंट का बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। टेक्स्ट काफ़ी अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है एक दूसरे को। फिर गूगल फॉन्ट की भी आप पेयरिंग कर सकते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे, अच्छा फॉन्ट दिखाई देगा आपको। उबंटू एंड लॉरा फॉन्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एब्रिल, फैट फेस एंड पॉपिंस, ये काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। फिर आप सिंजिल एंड फेना का आप कॉम्बिनेशन देखेंगे, ठीक है। तो अलग अलग फॉन्ट के पेयरिंग मैंने यहाँ पर बना के ऑलरेडी डाली हुई है आपके, ताकि आपको बेस्ट फॉन्ट का कॉम्बिनेशन पता रहे किसके साथ किसको लगाना है। ऐसे नहीं कुछ भी लगा रहे हो आप लोग, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप बेस्ट फॉन्ट चूज़ करके वेबसाइट बनाओगे उसके ऊपर नेक्स्ट लेवल आपको इंगेजमेंट मिलेगा, जैसे ऑसवर्ल्ड एंड नोटो, इस तरह की चीज़ें। अब हम लोग बात करेंगे CSS में फॉन्ट के अंदर शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी की। तो हमने अभी इस पूरे टॉपिक में पढ़ा कि फॉन्ट स्टाइल होता है, वेरिएंट होता है, वेट होता है, साइज़ होता है, लाइन हाइट होता है, फैमिली होता है। हम कहते हैं सबको हटाओ, बस फॉन्ट के बारे में बात करेंगे, तो इससे कोड छोटा हो जाएगा। To shorten the code, it is also possible to specify all the individual font properties in one property. The font property is a shortened property for all this. The font size and font family values are always required. If one of the other value is missing, their default value are used. So हमने यहाँ पर जाकर डिफाइन किया only font 20 पिक्सल्स, एरियल और sans serif। बी वाले में हमने डिफाइन किया इटैलिक भी है, स्मॉल कैप्स भी है, बोल्ड भी है, साइज भी हमने डिफाइन किया है, और फॉन्ट का नेम और फॉल बैक में बताया हुआ है। तो सारी चीज़ें आपके एक साथ वन लाइन में डिक्लेयर होके वर्क करेंगी। तो यहाँ तक का पार्ट क्लियर। नेक्स्ट आता है CSS में आइकन्स। अभी आइकन क्या होता है? सो आइकन आज की डेट में मॉडर्न वेबसाइट जो भी आप विजिट करते हो सभी में आइकन्स लगे हुए हैं। तो जैसे आप अगर फ्लिपकार्ट चलाते हो, नोटिस करेंगे कि जैसे लॉगिन के लिए एक आइकन है, कार्ट का एक आइकन है, सेलर का एक आइकन है, लॉगिन के अंदर जाते हैं तो प्रोफाइल का अपना एक आइकन है, प्लस जोन का एक आइकन है, ऑर्डर का आइकन है, विश लिस्ट, रिवॉर्ड्स, गिफ्ट कार्ड, या फिर हम लोग नोटिफिकेशन, 24/7 कस्टमर केयर या एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं या डाउनलोड की। तो हर एक टॉपिक के आगे एक मीनिंगफुल
आइकन है। अभी दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो इन्होंने कहीं से लाइब्रेरी लेके लगाया या फिर इन्होंने अपना खुद का बनाया। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो मैंने क्लाउड, हर्ट, कार, फाइल एंड मेन्यू का आइकन बनाया हुआ है। सो कैसे बनता है, क्या तरीका है इसको लगाने का, समझते हैं। तो चलिए, हाउ टू ऐड आइकन्स। द सिंपलेस्ट वे टू ऐड एन आइकन इन योर HTML पेज इज विद एन आइकन लाइब्रेरीज, जैसे कि सच एज फॉन्ट ऑसम। फॉन्ट ऑसम काफ़ी फेमस प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप आइकन्स अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकते हो। तो चलो पहले प्लेटफॉर्म को विजिट करेंगे। सो दिस इज अ प्लेटफॉर्म, और ये पहली कंपनी है जिन्होंने बेसिकली आइकन्स बनाने स्टार्ट किए, और इसके आगे अब आज की डेट में सो मैनी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज अवेलेबल है मार्केट जो अपने खुद का आइकन्स बना रही हैं। तो यहाँ पर आप आइकन्स में आएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं लेटेस्ट जो वर्जन चल रहा है उसके अंदर 53,663 आइकन्स अवेलेबल है, ठीक है, जिसमें से 2060 फॉन्ट आइकन आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हो। तो आएंगे अपनी फाइल में, तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे द सिंपलेस्ट वे टू ऐड एन आइकन इन योर HTML पेज is with an icon library such as font awesome. Add the name of the specified icon class or any inline HTML element like I stand for italic and span for call-span element. So all the icons in the icon libraries below are scalable vector that can be customized with CSS like size, color, shadow, etc. So font awesome के अगर आइकन आपको लेकर आने तो आपको font awesome की वेबसाइट पर जाना होगा, मैंने URL यहाँ पर दिया हुआ है, और वहाँ पर आपने करना है साइन इन, और वहाँ से आपको मिलेगा एक कोड जिसको लाके आपने अपनी वेबसाइट के हेड में इंटीग्रेट करना है। तो जैसे कि मैंने जो अपनी वेबसाइट के हेड में डाला है वो ये टैग है, यहाँ पर क्या लिखा है yourcode.js। तो यहाँ पर आप अपना साइन इन करके अपना कोड जनरेट करके खुद का यहाँ पर लाके कॉल करेंगे। तो चलिए मैं अपना दिखाता हूँ मेरे में क्या रहा है। हम यहाँ जाएंगे फॉन्ट ऑसम, यहाँ से हम साइन इन कर लेते हैं। यहाँ पर हम जाकर अपना ईमेल आईडी डालेंगे, ठीक है जी। तो साइन इन हो चुका है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद आपको आना है योर किट। योर किट पे जब आप आओगे तो आप यहाँ देख सकते हैं ये मेरी किट का नेम है। तो अगर मैं अपने इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इस तरह से Ctrl+C, और अगर मैं अपने इस पेज की फाइल में आता हूँ Ctrl+U और फाइंड करता हूँ तो आपको मेरा कोड दिखाई दे रहा है। समझ आ गया क्या करना है आप लोगों को, ठीक है। तो तभी मेरे ये आइकन बन के आ रहे हैं यहाँ पर। तो ये मैंने इंटीग्रेट कर लिया इस तरह से। इसके बाद मैंने बस यहाँ पर आई एलिमेंट का इस्तेमाल करके लिखा क्लास, हमने लिखा FAS, बोले तो फॉन्ट ऑसम। उसका हमने क्या लिखा फॉन्ट ऑसम क्लाउड, हर्ट, कार, फाइल, बार, और ये आपका आइकन बन के तैयार हो गया। हाँ CSS बताया तो था यार इसमें कि आप CSS सारे काम करा सकते हो, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। इसी तरह से मेरे पास फॉन्ट ऑसम के बाद में कौन सा प्लेटफॉर्म है, इसको हम बोलते हैं बूटस्ट्रैप आइकन। तो इसका भी CDN मिलता है। सो टू यूज बूटस्ट्रैप ग्लिफ आइकन्स एट द फॉलोइंग लाइन इनसाइड द हेड सेक्शन ऑफ योर HTML पेज। तो इसके लिए आपको जाना होगा गेट बूटस्ट्रैप, और यहाँ पर आप देखेंगे आइकन्स, इतने सारे आइकन इन्होंने हमें बना के दे रखे हैं पहले से, ठीक है। जो पसंद आए लगाओ, लेकिन इसको यूज़ करने से पहले आपको एक कोड जो है वो ऐड करना है अपने पेज में। वो कोड है ये वाला, इसको कॉपी करके ले जाओ और अपनी वेबसाइट में जाके पेस्ट कर दो हेड में। उसके बाद आगे का पार्ट देखते हैं। तो ये देखो हमने हेड में डाल दिया, टाइटल के नीचे हमने यहाँ पे क्या लिखा BI बोले तो बूटस्ट्रैप आइकन। कौन सा आइकन, क्लाउड, ट्रैश, पर्सन, एनवेलप एंड थम्स अप। देखो सारे आइकन वही बन के आ गए, है ना। तीसरा आइकन क्या है, गूगल के आइकन। हम गूगल के आइकन्स भी लगा सकते हैं जिसको बोलते हैं मटेरियल आइकन।
टू यूज़ गूगल आइकन्स एट द फॉलोइंग लाइन इनसाइड द हेड सेक्शन अगेन, तो ये आपको यहाँ से लाइन डालनी है। तो मैंने तो आपको कोड ऑलरेडी दे दिया है, बट सपोज करो अगर मैं नहीं देता तो कहाँ से निकालते, आप जाएंगे fonts.google.com, स्पेलिंग मिस्टेक हुई है तो एस और लगा दीजिए, नाराज़गी दूर हो जाएगी। चलिए, तो लेफ्ट साइड में हमें क्या दिखाई देता है, आइकन्स। जो भी आइकन आपको लगाना है आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका आपको कोड मिल जाएगा। बस उसके बाद कहाँ लगाना है, वेबसाइट में, एंड्रॉयड में, iOS में यानी कि एप्पल में, तो इस तरह से आप जाके चूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके पास इसका कोड आ गया, इसको हेड में डालना है। फिर आप क्या लिखेंगे, मटीरियल आइकन, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई टैग के बीच में क्लाउड, फेवरेट, अटैचमेंट, कंप्यूटर, ट्रैफिक। ये देखो सारे सिंबल बन के आपके तैयार हो गए, है ना। तो इस तरह से आप गूगल आइकन अपने बना सकते हैं। तो मैंने आपको 3 प्लेटफॉर्म बता दिए, ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन ये तीनों सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और जब आप जॉब पर जाते हो तो आपसे पूछे जाते हैं। फिर बात करते हैं CSS में लिंक्स। लिंक जो आप ए टैग के थ्रू प्रोड्यूस करते हो। सो विद CSS लिंक्स कैन बी स्टाइल्ड इन मैनी डिफरेंट वेज। So links can be styled with any CSS property like color, font family, background, etc. तो हमने बोला कि अगर पेज में कोई भी लिंक बने तो ए एलिमेंट का कलर क्या होगा, हॉट पिंक। आप यहाँ पर प्ले करके देखो, जो भी आपका लिंक है वो हॉट पिंक कलर में डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले होगा आपको। सो इन एडिशन लिंक्स कैन बी स्टाइल्ड डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन व्हाट स्टेट दे आर इन। तो एक लिंक की 4 स्टेज होती हैं। जब भी कोई लिंक पहली बार आप बनाओगे तो आता है ब्लू कलर में, क्लिक कर देते हो जाता है पर्पल, होल्ड करके रखते हो क्लिक करके तो वो आता है रेड कलर, और वापस से जब आप रिलीज करते हो पर्पल हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं 4 ब्रेकडाउन, लिंक, विजिटेड, होवर, एक्टिव। लिंक यानी कि वो स्टेज जब आपने लिंक बनाया लेकिन क्लिक नहीं किया, वो क्या है, अनविजिटेड। फिर क्या आता है, विजिटेड, यानी कि आपका कलर जो होगा वो चेंज हो जाएगा, विजिट करेगा, पर्पल जो होता है। होवर, होवर पर लिंक में कुछ नहीं होता, बट अगर आप होवर स्टेज खुद से डिफाइन करते हो तो कुछ होगा उसमें। तो क्या लिखा है, जैसे अ लिंक व्हेन यूजर माउसेस ओवर इट, एंड एक्टिव अ लिंक द मोमेंट इट इज क्लिक्ड। जैसे नहीं, ये आपको डालने पड़ेंगे। बाय डिफॉल्ट लिंक जो होता है वो ब्लू होता है, विजिटेड पर्पल होता है, एक्टिव रेड होता है डिफॉल्ट। तो हमने यहाँ पर जाकर डिफाइन किया कि अगर कोई लिंक होगा तो वो रेड होगा, विजिट हो जाएगा तो ग्रीन हो जाएगा, होवर होगा तो हॉट पिंक होगा, और जब प्रेस होगा तो ब्लू कलर में होगा। तो देखो, होवर पर हॉट पिंक, क्लिक किया तो ब्लू, रिलीज कर देंगे तो वापस से रेड, इस तरह से। सो व्हेन सेटिंग द स्टाइल फॉर सेवरल लिंक स्टेट देयर आर सम ऑर्डर रूल्स, यानी कि ध्यान रखना है, होवर मस्ट कम आफ्टर a link and a visited, active must come after a hover। तो ये होवर के बाद में आएगा और विजिटेड और होवर ए लिंक के बाद में होंगे। अगर ये हिरार्की आप ऊपर नीचे कर दोगे तो काम नहीं करेगा। डेकोरेशन अभी हमने डिस्कस किया था लिंक के अंदर। द टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी इज मोस्टली यूज टू रिमूव अंडरलाइन फ्रॉम लिंक्स। हमने लिखा ए टैग से अंडरलाइन को हटा दो, विजिट पे भी हटा दो, माउस लेके जाए तो अंडरलाइन होनी चाहिए, और एक्टिव जब तक रहे उसके बाद तब भी अंडरलाइन होनी चाहिए। तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा दिस इज़ अ लिंक लिखा वहाँ पर अंडरलाइन नहीं है, माउस जाते अंडरलाइन आ गया, क्लिक पर अंडरलाइन है, जैसे छोड़ा अंडरलाइन चला गया। नेक्स्ट, बैकग्राउंड कलर। हम चाहते हैं लिंक के बैकग्राउंड कलर भी हमारे चेंज हो जाएं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, और अभी आप क्या नोटिस करेंगे, ये पार्ट भी पॉसिबल हो गया। अब हमें लिंक को एक बटन का फील देना है। तो लिंक क्या होता है, एक इनलाइन एलिमेंट है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ये इनलाइन ब्लॉक बन जाए। अब जैसे आप ब्लॉक डालोगे तो ये पैडिंग एक्सेप्ट करेगा और इसका लुक एंड फील पूरा बदल जाएगा। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे यहाँ पर। दिस एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू ऐड अदर स्टाइल्स टू हाइपरलिंक। जैसे हमने बोला जो हमारा ए टैग है जिस पर 1 की क्लास अवेलेबल है उसका लिंक कलर रेड होगा,
विजिट कलर ब्लू होगा और माउस ओवर पर ऑरेंज होगा। इससे सर 2, 3 सबको हमने अलग अलग अपना स्टाइल दिया हुआ है, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल टू ऑफ हाउ टू क्रिएट लिंक बॉक्सेस बटन। अगर आप चाहते हैं कि वो एक बटन की तरह दिखाई दे एंड यूज़र को, तो अगेन इन लाइन ब्लॉक पैडिंग वगैरह यहाँ पर हमें रखना है। और अब आप देखो एक बटन की तरह आ रहा है। माउस ओवर पर कलर वाइट हो गया, क्योंकि ग्रीन में ब्लैक कलर अच्छा नहीं दिखाई देगा, तो माउस ओवर होते ही बैकग्राउंड कलर आ गया और टेक्स्ट का कलर वाइट। तो ये देखो लिखा हुआ है बैकग्राउंड कलर ग्रीन, टेक्स्ट कलर वाइट। इसके बाद जब हम लोग कोई लिंक बनाते हैं तो हैंड का सिंबल आता है ना, लिंक के ऊपर हैंड का सिंबल इस प्रकार। तो हम इस एरो को भी चेंज कर सकते हैं। दिस एग्जाम्पल्स डेमोन्स्ट्रेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्सर कैन बी यूजफुल फॉर लिंक्स। सो स्पैन स्टाइल कर्सर, उसकी प्रॉपर्टी है ऑटो, क्रॉस हेयर, डिफॉल्ट, ई मतलब ईस्ट रिसाइज, हेल्प, मूव, नॉर्थ रिसाइज, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, पॉइंटर, प्रोग्रेस, साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, टेक्स्ट, वेस्ट रिसाइज एंड वेट। तो देखो जूम कर लेते हैं अपनी फाइल, वेट पर जाओगे तो लोडिंग आएगा, वेस्ट रिसाइज, टेक्स्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, प्रोग्रेस, पॉइंटर, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ, मूव, हेल्प, ई रिसाइज, डिफॉल्ट, क्रॉस हेयर एंड। तो कई बार हमें अपना स्टाइल बदलने की रिक्वायरमेंट आती है, तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है लिस्ट। लिस्ट आप लोग पढ़ के आए, ULLI जो हमारे होते हैं। सो HTML लिस्ट एंड CSS लिस्ट प्रॉपर्टीज। इन HTML देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ लिस्ट, UL एंड OL, जिसको हम लोग अनऑर्डर एंड ऑर्डर लिस्ट के नाम से जानते हैं। सो अनऑर्डर लिस्ट, the list items are marked with bullets, and order list, the list item marked with number or letters, ABCD 1 2 3 4 जो होता है हमारा। The CSS list properties allows you to set different list item markers for order list, set different list item markers for unorder list, set an image as the list item marker, and add background colors to list and list items. So different list item markers, जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ लिस्ट आइटम मार्कर। तो जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, डिस्क हमने बोला सर्कल हो, स्क्वायर हो, ऑर्डर को हमने बोला अपर रोमन और लोअर अल्फा होना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये चीज़ हमारी वर्क कर रही है। इसके लिए नोट करेंगे सम ऑफ द वैल्यूज़ आर फॉर अनऑर्डर लिस्ट एंड सम ऑफ द ऑर्डर लिस्ट, जो हमने ऊपर डिफाइन किया। अब बात करें अगर हमें किसी इमेज को आइकन से रिप्लेस करना है, तो एन इमेज एज द लिस्ट आइटम मार्कर, आप यहाँ लिखेंगे UL में लिस्ट स्टाइल इमेज, और हमने यहाँ पर जाकर डिफाइन किया इमेजेस में हार्ट का सिंबल। ये क्या इमेज है, जूम करोगे तो क्या होगा, ब्लर हो जाएगी, है ना, बट ओरिजिनल साइज पर परफेक्ट दिखाई देगी आपको। इसी तरह से इसमें आता है पोजीशन द लिस्ट आइटम मार्कर। द लिस्ट स्टाइल पोजीशन प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द पोजीशन ऑफ द लिस्ट आइटम मार्कर्स बुलेट पॉइंट्स। सो लिस्ट स्टाइल पोजीशन आउटसाइड मीन्स that the bullet points will be outside the list item. The start of each line of a list item will be aligned vertically, which is default. अगर आपने बोला इनसाइड, तो आप देख सकते हो बुलेट अभी क्या है, लिस्ट आइटम से बाहर है, इनसाइड करते क्या हुआ, अंदर आ गया। तो ये आप एग्जांपल यहाँ समझ सकते हैं, आउटसाइड एंड इनसाइड। आउटसाइड डिफ़ॉल्ट होता है। नेक्स्ट बात करेंगे रिमूव डिफ़ॉल्ट सेटिंग। सो लिस्ट जब भी हम लोग कोई बनाते हैं ना, तो आपने नोटिस किया अभी ऊपर वाले एग्जांपल में वो बाय डिफ़ॉल्ट इतना गैप छोड़ के बना रहा है, ये आउटसाइड, ये है इनसाइड। इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन और पैडिंग। हमें लिस्ट स्टाइल टाइप भी नहीं चाहिए और मार्जिन पैडिंग की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो आप लिखिए लिस्ट स्टाइल टाइप नन प्रॉपर्टी कैन यू ऑल्सो बी यूज टू रिमूव द मार्कर एंड बुलेट्स। नोट दैट द लिस्ट ऑल्सो हैज़ डिफॉल्ट
margin and padding. To remove this, add margin 0 and padding 0 to UL और OL. अब आप क्या देखते हैं, ये देखो ये डिफ़ॉल्ट था, ये हमने रिमूव कर दिया उसके बाद. नेक्स्ट, लिस्ट शॉर्टहैंड प्रॉपर्टी. The list style property is a shorthand property. It is used to set all the list properties in one declaration. आपको list style type वगैरह सब लिखने की जरूरत नहीं, only list style. तो हमने क्या बोला, सर्कल होगा, सॉरी स्क्वायर होगा, इनसाइड होगा और URL में इमेज होगा. फिर क्या है, when using the shorthand property, the order of the property values are list style type, list style position, list style image. So list style type, if a list style type is specified, the value of this property will be displayed if the image for some reason cannot be displayed. List style position specifies whether the list item marker should appear inside or outside the content flow. List style image specify an image as the list item marker. So if one of the property value above is missing, the default value for the missing property will be inserted if any. So बात करेंगे स्टाइलिंग लिस्ट विद कलर. तो we can also style list with color to make them look a little more interesting. Anything added to the OL or UL tag affects the entire list, while properties added to the li tag will affect the individual list items too. तो हमने यहाँ पर लिखा OL UL और OL के अंदर li एंड UL के अंदर li. तो हमारे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से चीज़ें डिज़ाइन है इसके अंदर. तो यहाँ पर क्या हुआ, OL मतलब ऑर्डर लिस्ट, ये क्या है UL मतलब अनऑर्डर लिस्ट. तो दोनों के हमारे स्टाइल अलग अलग है. इसके बाद हमने यहाँ पर क्या बोला, OL के अंदर जो li है बैकग्राउंड डिफरेंट होगा, कलर डार्क होगा और डार्क रेड के बाद में पैडिंग 5 एंड मार्जिन लेफ्ट से 35, जो कि आप यहाँ एक्सपीरियंस कर रहे हैं. li जो हमने UL के अंदर देखा उसमें सिर्फ हमने लेफ्ट से मार्जिन 5 पिक्सल डाला है, पैडिंग का हमने इस्तेमाल या मार्जिन लेफ्ट का हमने इस्तेमाल नहीं किया हुआ इसमें. तो ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट इधर दिखाई देगा. तो इस तरह से चीज़ों को आप हैंडल कर सकते हैं. तो नेक्स्ट क्लास जो अपना टॉपिक हम लोग करेंगे वो रहेगा टेबल, कि CSS में टेबल को आप किस तरह से हैंडल करोगे. आज के लिए इतना ही रखेंगे.